हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसे धर्मशाला और मैक्लोडगंज बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस में से एक हैं। प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ यहाँ आपको मानव निर्मित भी कई ऐसी जगह देखने को मिलती हैं जिनको देख के मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको घुमाऊंगा धर्मशाला और मैक्लोडगंज और बताऊंगा कि कैसे आप 2 दिन में धर्मशाला और मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज को। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप धर्मशाला मैक्लोडगंज कैसे पहुंच सकते हैं, कहां कहां यहां पे घूम सकते हैं, कहां पे रुक सकते हैं, यहां पे कहां कहां आप अच्छा खाना खा सकते हैं और बेस्ट सीजन क्या रहेगा धर्मशाला और मैक्लोडगंज को विजिट करने का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप दिल्ली से धर्मशाला कैसे पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली से धर्मशाला आप बाई रोड और बाई फ्लाइट दोनों ही मीडियम से आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से धर्मशाला आप प्राइवेट और गवर्नमेंट लग्जरी बसेस, इसके अलावा ऑर्डिनरी बस में भी ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं। प्राइवेट लग्जरी बसेस का फेयर डायनेमिक होता है, बट ऑन एन एवरेज 1200 रुपीज तक बस का फेयर रह सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया फेयर डायनेमिक होता है, तो टाइम टू टाइम ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। हिमाचल गवर्नमेंट यानी कि HRTC की लग्जरी बसेस में किराया 1395 यानी कि 1395 रुपीज रहता है, जो कि पूरे सीजन सेम रहता है। वहीं हिमाचल गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी बसेस में दिल्ली से धर्मशाला का फेयर 700 रुपए यानी कि 700 रुपीज रहता है। दिल्ली से धर्मशाला फ्लाइट के फेयर की बात करें तो ये फेयर डायनेमिक होता है, जो कि 3500 से 11000 यानी कि 3500 रुपीज से 11000 रुपीज के बीच रह सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं धर्मशाला पहुंचता हूं न्यू वालिया ट्रैवल की वॉल्वो बस में, जिसमें एक सीट का फेयर मैं पे करता हूं 1200 रुपीज। दिल्ली से धर्मशाला बस टिकट बुकिंग की बात करें तो चाहे वो प्राइवेट बसेस हो या फिर हो गवर्नमेंट बसेस, सभी बसेस की टिकट आप रेड बस, अभी बस, पेटीएम बस जैसे लीडिंग प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हिमाचल गवर्नमेंट की बसेस में टिकट आप उनकी वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हैं, जो की रहती है hrtchp.com। धर्मशाला बस हमें अर्ली मॉर्निंग ही पहुंचा देती है और यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ मैक्लोडगंज के नजदीक एक गाँव भागसू नाग के लिए, जहाँ आज का अपना स्टे रहने वाला होता है। तो यहाँ जाने के लिए मैं बैठ जाता हूँ धर्मशाला बस स्टैंड के नजदीक से शेयरिंग टैक्सी में, जो हमें मात्र 20 रुपीज पर्सन लेके ड्रॉप करती है मैक्लोडगंज, जहाँ से 100 रुपीज का ऑटो लेके मैं पहुंच जाता हूँ भागसू नाग। वैसे मैक्लोडगंज टैक्सी स्टैंड से भागसू नाग मेन सेंटर तक डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर होता है और रास्ता भी ज्यादा स्टीप नहीं होता है, तो पैदल वॉक करके भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्लोडगंज धर्मशाला से रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक रोपवे में करीबन 10 मिनट लगते हैं, जिसका वन वे चार्ज रहता है 480 रुपीज और राउंड ट्रिप का चार्ज रहता है 700 रुपीज। राउंड ट्रिप की टिकट वैलिडिटी रहती है 3 डेज तक। तो अगर आप मैक्लोडगंज या भागसू नाग में स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो राउंड ट्रिप की टिकट आप ले सकते हैं, जिससे 3 दिन बाद भी आप रिटर्न आ सकते हैं। तो चलिए धर्मशाला मैंने आपको पहुंचा दिया, उसके अलावा ये भी बता दिया कि मैक्लोडगंज आप कैसे पहुंच सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इस टूर के दौरान आप कहां पे अपना स्टे ले सकते हैं। तो देखिए टूर क्योंकि मैक्लोडगंज और धर्मशाला का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों लोकेशन पे तो आप स्टे ले ही सकते हैं। स्टे की यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के हॉस्टल्स, दुनिया भर के होटल्स मौजूद हैं, तो कहीं पे भी स्टे आप ले सकते हैं। उसके अलावा एक और लोकेशन यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे काफ़ी लोग आके स्टे करते हैं, वो है भागसू नाग, जहाँ पे हम भी आज रुके हुए हैं। तो चलिए भागसू नाग में सबसे पहले अपना स्टे आपको दिखाते हैं। और क्योंकि वीडियो में अभी गैलरी में बैठ के बना रहा था, तो सबसे पहले गैलरी आप देख लीजिए। ऐसी कुछ गैलरी है, देख लीजिए माउंटेन्स का पूरा व्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। वो जो ऊपर पीक दिखाई दे रही है ना, स्नो पीक, उसको बोलते हैं मूनलाइट पीक, आई थिंक कुछ तो बोलते हैं शायद उसको। उसके अलावा आपको बता दूं मैक्लोडगंज ना ट्यून ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो ट्यून जो टॉप है ना, वो उधर कहीं उस वाली माउंटेन पे तो कहीं ना कहीं पड़ता है। बाकी देखिए ऐसा कुछ दिखाई देते हैं इस होटल का रूम। वैसे आपको बता दूं इस होटल का नाम है होटल 7 सीज और लोकेशन मैंने आपको बताई थी भागसू नाग। तो रूम तो यार काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। इधर आपको एक टीवी देखने को मिल जाता है, मिरर यहाँ सामने मौजूद है, कोजी बेड यहाँ पे दिया गया है और बाकी कॉबर्ट यहाँ पे एक मौजूद है, ये देख लीजिए। वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं, तो देख लीजिए ऐसा कुछ वॉशरूम दिखाई देता है। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी जी आपको बता दूं भागसू नाग वाले एरिया में आपको होटल्स या उसके आसपास काफी अच्छा खासा पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज के होटल्स में आपको कम देखने को मिलता है। तो भागसू नाग वाले एरिया में रुकने का ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि पार्किंग यहाँ पे काफी अच्छी खासी मौजूद रहती है। तो ये आज हम निकल रहे थे डे 1 में मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे साथ में मौजूद है इधर अंशु शर्मा जी। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाइए। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी मेरे ख्याल से 1-2 साल से हमारी जान पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भैया की खुद की ट्रैवल कंपनी भी है। किस नाम से आपकी ट्रैवल कंपनी है? मेरा डी एडवेंचर के नाम से है। डी एडवेंचर के नाम से है। और क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हो उसमें? हम आपको टूर पैकेजेस सेल करते हैं। ओके। और मैक्लोडगंज में होटल एंड ट्रैकिंग, कैंपिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, ये सब प्रोवाइड कराते हैं।
तो आपको बता दूं, अंशु भाई ने आज हमारा पूरा टूर अरेंज करा है। इनकी कंपनी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। तो धर्मशाला मैक्लोडगंज की इस 2 दिन की ट्रिप में हम सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले होते हैं मैक्लोडगंज को, जिसके लिए हम मैक्लोडगंज मार्केट होते हुए निकल पड़ते हैं अपनी पहली साइट सीइंग की ओर। तो जी अभी हम आ चुके हैं मैक्लोडगंज की साइट सीइंग नंबर 1 पे। देख लीजिए, ये सामने मौजूद है थेकचेन छोलिंग बुद्ध विहार। इसको दलाई लामा टेम्पल भी बोलते हैं ना। तो बताइए कुछ खासियत यहाँ की। तो अंशु भाई हमें बताते हैं, जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद ऐसी आशंका थी कि दलाई लामा जी की जान खतरे में है। तब 1959 में तिब्बत से वह भारत आ गए थे। तब भारत सरकार ने मैक्लोडगंज में उन्हें शरण दी। उनके साथ कई सारे तिब्बत के लोगों ने भी तिब्बत से पलायन करना शुरू कर दिया और तब जाके मैक्लोडगंज उनका दूसरा घर बना। तो दलाई लामा के मैक्लोडगंज आने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक मोनेस्ट्री और टेम्पल की स्थापना करी और इसी वजह से इस टेम्पल को दलाई लामा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपको बता दूं, यहाँ फ्री तिब्बत से रिलेटेड भी काफी सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे इनकी रेजिडेंसी भी है। अच्छा। तो यहाँ पे जो 99% जो गेस्ट आते हैं सिर्फ टेंपल एक्सप्लोर करके चल जाते हैं। अच्छा। जो इनका जो काल चक्र है वो घूमने कोई भी नहीं जाता है, 1% भी नहीं जाता है। अच्छा। तो वो चीज़ हम आज एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे आपको। ओके। बाकी कैफ़े भी काफ़ी अच्छे खासे मौजूद है यहाँ पे, है ना। ये अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, बड़े शानदार कैफ़े यहाँ मौजूद हैं। एक शानदार कैफ़े है द लोमा कैफ़े, और द लोमा कैफ़े के नीचे ही यहाँ पे एक शॉप मौजूद है जिसका नाम है नमसा। यहाँ पे तिब्बतन कल्चर से जुड़ी आप काफ़ी सारी पेंटिंग्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा और देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बाकी पेंटिंग्स यार काफ़ी शानदार मौजूद है। देख रहे हैं आप, ये देखिए। उसके अलावा आप यहाँ पे तिब्बतन ड्रेस भी खरीद सकते हैं, जो कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। और बाकी देखिए, यहाँ कुछ मौजूद है। इसको क्या बोलते हैं? सिंगिंग बॉल। सिंगिंग बॉल। चलो अतुल जी, ट्राई करके देखो। नहीं, आप तो फेल हो गए सर। भैया आप ट्राई करके देखो एक बार। वाह, इसको क्या बोलते हैं सर? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस, महत्वता क्या है? अच्छा, मेडिटेशन के लिए यूज़ होती है ये। बाकी साउंड काफ़ी अच्छा आता है इसमें से। देख लीजिए, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्लोथ्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ तिब्बतन ड्रेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा देख लीजिए, ऐसी कुछ ये पूरी शॉप दिखाई देती है। बाकी देख लीजिए, ऐसी कुछ शॉप बाहर से दिखाई देती है। इसके ऊपर ना कैफ़े भी मौजूद है। कैफ़े का नाम है लोमा कैफ़े। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़ते हैं दलाई लामा टेम्पल की ओर। तो टेम्पल में दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं और सच में यार, भगवान बुद्ध के यहाँ दर्शन करके मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। बाकी भाई यहाँ टेम्पल से व्यू देख लीजिए, कितना शानदार व्यू यहाँ से नज़र आता है। सच में यार, स्नो पीक माउंटेन्स के जो यहाँ से नज़ारे हैं ना, उनकी खूबसूरती को भाई शब्दों में बयान तो करा ही नहीं जा सकता। आप देख भी रहे होंगे कितनी शानदार दिखाई दे रही है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ट्यून का जो टॉप है वो भी इधर सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ी छोटी हार्ट से अगर आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। अच्छा, कैमरे में तो शायद जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ये वाला एरिया जो, अच्छा, वो तो टॉप पे, ये वाला एरिया है। अच्छा, ये कैंप साइड है आपका। अच्छा, नीचे कैंप साइट है और ट्यून का जो टॉप है वो उधर ऊपर। टॉप थोड़ा सा 200-300 मीटर आगे जाके टॉप है आपका। अच्छा, तो जितनी भी कैंप साइट रहती हैं वो सारी उधर ही रहती हैं। हाँ, कैंप साइड उधर ही रहती है और दोनों जगह कैंप साइड कैंपिंग अवेलेबल है, बेस कैंप पे और टॉप में भी। अच्छा, मतलब जैसे कुछ लोग हो गए जैसे बेस कैंप तक ही जा पाए तो वहाँ पे भी कैंपिंग रहती है और टॉप पे भी रहती है। टॉप पे भी रहती है, गेस्ट की रिक्वायरमेंट करती है उसको कैसे जाना है। बाकी जी, माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ ना यहाँ पे आप मैक्लोडगंज धर्मशाला स्काईवे के भी नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। वो सामने देख लीजिए, वो स्काईवे वहाँ से गुजर रहा है। स्काईवे बोले तो रोपवे भी आप कह सकते हैं, या देसी लैंग्वेज में इसको ट्रॉली भी बोलते हैं। तो देख लीजिए, वो वहाँ से गुजरता हुआ। तो जी, दलाई लामा मंदिर में विजिट करके अभी हम आ गए हैं। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को देखा मैंने, वहाँ पे झुंड बना के खड़े हुए हैं, वीडियोस ले रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। हालांकि देखो, वीडियो तो हम भी शूट कर रहे थे, लेकिन एक तरीका होता है भाई। मंदिर में बहुत शोरगुल मचा रहे थे, फोटोज़ पे फोटोज़, वीडियोज़ पे वीडियोज़। चलो ठीक है, एक आध फोटो समझ आता है, क्योंकि भाई मंदिर है, कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, कोई फोटोग्राफिक पॉइंट तो है नहीं।
तो हर रिलीजन की मतलब रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देख रहा था बिल्कुल काफी सारे लोग बहुत हल्ला गुल्ला मचा कर रहे थे। थे। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता यार। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ लोग ही ऐसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है यार, कभी भी ऐसे कहीं मंदिर वगैरह में विजिट करते हो ना, तो रिस्पेक्ट करा करो, मतलब ऐसे उतना ज़्यादा शोरगुल मत करा करो। बाकी यहाँ का सच में जैसे भाई ने बताया, यहाँ की जो वाइब है ना वो अलग ही है। जो टेंपल का जो सर्किट है यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सर्किट अभी हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से एग्जिट करके निकलेंगे तो टेंपल का जो दिलालमा टेंपल का है उसका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। और काफ़ी पीसफुल रास्ता है ना, बिल्कुल। मतलब नेचर को एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे। नेचर को एंजॉय कर सकते हो और वर्ड्स की आवाज़ भी सुन सकते हो यहाँ पे आप। हाँ, और ये फ्लैग्स देखिए कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को लग जाती है भूख, तो पेट पूजा करने के लिए हम पहुँच जाते हैं मैक्लोडगंज में सिचुएटेड हिमाचली धाम नाम की एक दुकान पे। तो भाई भूख बहुत जोरों शोरों से लग रही थी और अभी हम आ गए थे मैक्लोडगंज मार्केट में भागसू रोड पे एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। ढाबे का नाम है हिमाचली धाम। और भाई साहब क्या शानदार खाना बना रखा था यहाँ पे। यूजुअली आपने थाली बहुत खाई होंगी जिसमें रोटी रहती है, सब्जी रहती है, 2-3 टाइप का रायता रहता है, सलाद रहती है। लेकिन ये जो प्लेट थी ना, स्पेशली चावल की प्लेट थी, उसमें चावल थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां थी। और ऑब्वियस सी बात है, ढाबा में रिकमेंड करा था अंशु भाई ने, खाना बड़ा जबरदस्त बना रखा था। कैसा लगा भाई अतुल भाई? भाई एकदम लजीज खाना, पेट भर के खाया। चावल की इस तरह की प्लेट मैंने तो पहली बार खाई थी। चावल की इस तरह की प्लेट पहली बार खाई थी मैंने तो, जिसमें चावल है, अलग अलग टाइप की सब्जियां हैं। सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे बड़ी की सब्जी। बड़ी थी, दाल थी, राजमा थे, थी। कड़ी थी, और उसके अलावा वो चटनी जो थी सलाद के साथ में, वो तो बड़ी जबरदस्त थी। ककड़ी कैसा लगा? राजमा बहुत मतलब राजमा क्या, राजमा सबसे ज्यादा अच्छे थे, बाकी सब बढ़िया था। इससे ये चीज साबित होती है कि हमेशा अच्छा खाना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता, छोटे छोटे ढाबे में भी कई बार अच्छा खाना मिल जाता है। पहले के खान में हीरा मिलता है। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी अगर कोई आना चाहेगा, कोई अगर मैक्लोडगंज में लंच करना चाह रहा है तो? बाक्स रोड पे होटल ग्रीन के ऑपोजिट है ये। अच्छा, और प्लेट की कॉस्टिंग आपको बता दूं, 100 रुपीज़ पर प्लेट थी, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल था ना। तो इसके बाद आप मैक्लोडगंज में विजिट कर सकते हैं सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च को, जो कि 1852 में कंस्ट्रक्ट हुई थी और डेडिकेटेड है जॉन द बैप्टिस्ट को। तो यहाँ पहुँचते ही मौसम होने लगता है खराब और शुरू हो जाती है बारिश, जिसकी वजह से हम आगे की 2 साइट सीइंग पॉइंट मिस कर देते हैं। एक है खूबसूरत डल लेक, जहाँ के नज़ारे काफी ज्यादा शानदार रहते हैं, और दूसरा है नड्डी व्यू पॉइंट, जहाँ लोग सनसेट को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो इस बार ये साइट सीइंग पॉइंट भले ही मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन 2024 में की गई मैक्लोडगंज ट्रिप के दौरान मैं ये पॉइंट घूम चुका होता हूँ। तो दोनों साइट सीइंग पॉइंट काफी ज्यादा शानदार होते हैं, तो यहाँ पे भी विजिट आप कर सकते हैं। तो बारिश थोड़ा कम होने के बाद हम निकल पड़ते हैं भागसूनाग मंदिर की ओर, जो कि भागसूनाग विलेज में ही हमारे होटल के नजदीक सिचुएटेड होता है। भागसूनाग मंदिर की बात करें तो इसके बारे में एक कथा काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है द्वापर युग में दैत्यों के राजा भागसू की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। कहते हैं कि एक बार भागसू के प्रदेश में काफी समय बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया, जिस वजह से उनकी प्रजा ने कहा हम प्रदेश को छोड़ के जाना चाहते हैं। तब उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया और जल ढूंढने के लिए धौलाधार पर्वतमाला की ओर निकल पड़े और पहुंच गए यहाँ नागों के प्रदेश में। भागसू को यहाँ पर्वत में एक सरोवर दिखाई दिया, जिसे नागडल के नाम से भी जाना जाता है। तब भागसू ने अपनी मायावी शक्ति से नागडल के पानी को अपने कमंडल में भर लिया और वहाँ से लौटने लगे। तो चलते चलते हो गया अंधेरा, जिस वजह से उन्होंने वहीं पे विश्राम करने का फैसला ले लिया। वहीं जब नागों ने सरोवर को खाली देखा तो वह भागसू को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचे। तब नागदेवता और भागसू के बीच विकट युद्ध हुआ, जिस युद्ध में नागदेवता ने भागसू को हरा दिया। कमंडल नीचे गिर गया और सारा जल फिर से सरोवर में प्रवाहित हो गया। अपने आखिरी क्षणों में भागसू समझ गया कि नागदेवता शिव भगवान के ही अवतार है। भागसू ने नागदेवता से माफी मांगी और अनुरोध किया कि उनकी प्रजा को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तब नागदेवता ने भागसू के प्रदेश में बारिश की, और क्योंकि भागसू ने जल एक अच्छे काम के लिए चुराया होता है, तो उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ के उनके नाम को अमर कर दिया। तभी से इस जगह को भागसूनाग और मंदिर को भागसूनाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको नागदेवता और शनिदेव जी का मंदिर देखने को मिलता है, जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक सरोवर भी मौजूद है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं। बाकी यही भागसूनाग में काफी अच्छी खासी मार्केट भी मौजूद है, तो यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दर्शन करके हम निकल पड़ते हैं भागसूनाग में सिचुएटेड वाटरफॉल की ओर, जिसको भागसूनाग वाटरफॉल के नाम से ही जाना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही रास्ता आपको आगे ले जाता है ट्रिउन टॉप की ओर। तो यहाँ से आप ट्रिउन का फेमस ट्रैक भी कर सकते हैं। तो डी एडवेंचर ट्रैवल कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उस पर कॉल करके आप ट्रिउन ट्रैक की और जानकारी ले सकते हैं और अपना स्लॉट भी ट्रिउन ट्रैक के लिए बुक कर सकते हैं। तो जी भागसूनाग मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं भागसूनाग वाटरफॉल की तरफ। बाकी एक चीज़ तो यार, पहाड़ों में मौसम बदलते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी बारिश हो रही थी और अभी धूप निकलना शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ों में जब भी आए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए। वैसे आपको बता दूं, इस वाटरफॉल के लिए छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, जो कि भागसूनाग टाउन से रहता है करीबन 1.5 किलोमीटर।
मैक्लोडगंज टाउन से बात करोगे तो मैक्लोडगंज से आई थिंक करीबन आपको 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और अगर भागसूनाग मंदिर से बात करें, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास मान सकते हो कि आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। और आपको बता दूँ, इस ट्रैक के दौरान आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बीच में देखने को मिलते हैं, तो कैफ़ेज़ में आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी शॉप देखने को मिल जाती है, जहाँ पे मैगी, पराठा, चाय वगैरह आप खा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के स्पॉट आपको बीच बीच में देखने को मिलते हैं, जिसपे आप रोप साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जिप लाइनिंग कर सकते हैं। तो कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ रहती है, वो भी आप इंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। चलो चला 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 चला। तो वाटरफॉल के ट्रैक पे निकल रहे थे, तो सोचा कि भाई एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे करी जिप लाइन और स्काई साइकिलिंग। अजय भाई कैसा लगा? ऑसम एक्सपीरियंस। हालत खराब हो गई थी थोड़ी सी यार, नीचे देखकर तो और ज्यादा हो रही थी। भाई की साइकिल बीच में रुक गई थी। पैंडल नहीं मारते तूने प्रॉपर मार रहा था, एक्चुअली जोर ज्यादा पड़ रहा था उस टाइम। और बाकी जब तक एक्टिविटी करते हो तब तक डर नहीं लगता, लेकिन जैसे आप नीचे देखोगे ना, वैसी हालत ख़राब होती है भाई साहब। बाकी काफ़ी मज़े आए एक्टिविटी करने में। और आपको बता दूं, जिप लाइन और स्काई साइकिलिंग का जो चार्ज रहता है ना 1 पर्सन का, वो रहता है 500 रुपीज़। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से जा सकते हो जिप लाइन में और उधर से आ सकते हो स्काई साइकिल के थ्रू। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं भागसूनाग वाटरफॉल पे। ये देख लीजिए पीछे यहाँ पे वाटरफॉल मौजूद है। हालांकि बहुत ज़्यादा पानी तो अभी इसमें मौजूद नहीं है। बारिशों के टाइम पे, मानसून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें रहता है। अभी तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि सर्दियों का टाइम है। बाकी जी आपको बता दूं, भागसूनाग मंदिर से यहाँ के लिए ट्रैकिंग हमने शुरू करी थी करीबन 1 घंटे पहले, और उस 1 घंटे में हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बीच में करी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, आसानी से आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी मौजूद हैं, कुछ खाते पीते हुए वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारों को भी इंजॉय आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद शाम को हम निकल जाते हैं मैक्लोडगंज मार्केट, जहां खाने पीने से लेके वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स की शॉप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी आप यहां पे बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और रात में यहां के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं। तो जी मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के बाद, मैक्लोडगंज मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। तो चलिए डिनर वगैरह करते हैं। और बाकी आपको बता दूं, आज का जो हमारा डिनर है वो हमारे होटल स्टे में इंक्लूड है, यानी कि हमारे पूरे टूर पैकेज में इंक्लूड है थ्रू डी एडवेंचर्स। तो देख लीजिए ऐसा कुछ खाना यहाँ होटल में रहने वाला है। जीरा राइस है, उसके अलावा दाल मखनी है, उधर क्या है, कढ़ाई पनीर है, मिक्स वेज है, चिकन करी उधर अवेलेबल है। हालांकि मैं तो वेज आइटम ही खाता हूँ, लेकिन ठीक है अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। खीर यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी देख लीजिए रोटी यहाँ पे दी गई है। भाई खाना कैसा लगा आपको? खाना भैया बहुत मस्त है, टेस्टी है। मन क्या कर रहा? मन तो चिकन खाने का कर रहा है, लेकिन छोड़ दिया मैंने। हाँ भाई, खाना कैसा लगा? भाई खाना अच्छा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। उठने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, 9:50 हो चुके हैं। तो होटल का स्टाफ हमारे कमरे में आया, उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, ब्रेकफास्ट हम हटाने ही वाले हैं, तो हम फटाफट से आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट तो काफ़ी शानदार बना रखा था। बाकी आपको बता दूं, अभी हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट और निकल रहे हैं धर्मशाला को बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए। और वहीं से ना हम सीधा अपने बस के बोर्डिंग पॉइंट पर चलाएंगे, क्योंकि आज शाम की 6 बजे की हमारी बस भी है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं धर्मशाला की ओर। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं दुनिया के कुछ गिने चुने स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम में, जहां पे लोग मैच तो कम ही देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच होते ही कम है, लेकिन यहाँ पे लोग स्टेडियम को बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। अब देखने भी क्यों नहीं आएंगे, है ही स्टेडियम इतना ज़्यादा खूबसूरत। लीजिए आप भी देख लीजिए स्टेडियम कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम मौजूद हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में, और देखिए भाई क्या शानदार ये क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देता है। कैसा लगा? एक नंबर, साथ में वो व्यू जो माउंटेन्स का है, स्नो वाला। कैसा लगा भाई स्टेडियम? भाई स्टेडियम तो बहुत ही मतलब अच्छा है भाई, और लोकेशन देखो कहाँ पे लोकेटेड है, इतना मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से। प्लेयर्स की तबीयत खुश हो जाती होगी जब मैच खेलते होंगे ना यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे मैच नहीं भी होगा ना, तो लोग यहाँ पे घंटों बैठ के स्टेडियम में सिर्फ
इस खूबसूरत व्यू को भी देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टेडियम हमने विजिट कर लिया। बाकी आपको बता दूं यहाँ पे एंट्री करने के लिए ना एक फ़ी आपको पे करनी पड़ती है जो रहती है 30 रुपीज़ पर पर्सन, और कुछ टाइमिंग भी रहती है जो कि स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा तो वो देख सकते हैं आप। तो जी भूख बहुत ज़ोरों शोरों से लग रही थी, तो इसलिए अभी खाना खाने के लिए हम आ गए थे भागसू फास्ट फूड, और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा खाने का। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा था। हाँ, तो अंशु भाई ने ये रेस्टोरेंट हमें रिकमेंड करा था, और आपको बता दूं यहाँ पे हमने एक चना भटूरे की प्लेट खाई, उसके अलावा एक डोसा हमने लिया, फ्राई मोमोज हमने लिया, और एक वेज थाली हमने ली। टोटल बिल हमें पड़ा 615 रुपये का। और सच में खाना यार क्या ही बोलना। हाँ, तो अगर आप धर्मशाला साइड आ रहे हैं तो भागसू फास्ट फूड पे खाना वगैरह या फास्ट फूड वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल में, और इस वॉर मेमोरियल के बारे में आपको बता दूं, हिमाचल के शहीद जवानों की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए, उनमें जो हिमाचल के सैनिक वगैरह शहीद हुए, तो उनकी याद में बेसिकली ये वॉर मेमोरियल बनाया गया, और काफ़ी खूबसूरत है ये वॉर मेमोरियल ना। देखिए वहाँ पे भी एक बड़ा शानदार सा स्लोगन लिखा गया है, कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। काफ़ी अच्छा लगा वॉर मेमोरियल ना। और खासकर आसपास अगर आप देखोगे ना, पूरा नेचर के बीच में ये सिचुएटेड है। देखो आपको घने पेड़ यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे आके यार देशभक्ति की भावना जाग रही है, अलग ही है ना भाई देख, इसमें ना ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो बोर्ड पे लिखी है। ये पता है क्या है? 1965 में इंडियन आर्मी ने पूरा का पूरा पाकिस्तान का ये टैंक कैप्चर करा था। ठीक है, बाकी सही है यार। इसकी लिखी हुई है इस पे ना। बाकी देखिए यहाँ डिटेल सारी यहाँ पे मेंशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है वो सारी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी सही में यार इन सब चीज़ों को देख के तो यार देशभक्ति की जो भावना है ना, फुल ऑन हाई हो जाती है। तो टी प्लांटेशन का नाम सुनते हैं ना, आपके जहन में सबसे पहला जो नाम आता होगा वो असम का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टी जो प्रोड्यूस होती है ना वो असम में होती है इंडिया में। उसके बाद आपने केरला में मुन्नार का नाम काफ़ी सुना होगा, क्योंकि आपने टी गार्डन्स के लिए, टी प्लांटेशन के लिए मुन्नार काफ़ी फेमस है। और भी कई सारी स्टेट हैं जहाँ पे टी की काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है इंडिया में, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी उस रेस में पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में काफ़ी अच्छी टी प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा यहाँ धर्मशाला में भी काफ़ी अच्छी टी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख भी रहोगे टी गार्डन दूर दूर तक फैले हैं, और जो नज़ारे हैं ना सच में यार बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। पीछे स्नो पीक माउंटेन्स भी आप देख रहे होंगे, धौलाधार रेंज। उसकी खूबसूरती को तो ऑब्वियस सी बात है, शब्दों में बयान करा ही नहीं जा सकता। और देखिए टी प्लांटेशन बीच से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाँ भाई, कैसे लग रही है टी प्लांटेशन? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया भाई। खुशबू सूंघ रहे हैं चाय के पत्तों की। समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है, जब ये पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है तब जो है असली चाय है ना उसका स्वाद आता है। क्योंकि आपको बता दूं, जो टी लीव्स होती है ना, इनको पहले सुखाया जाता है, फिर इनको कटिंग की जाती है, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस होती है। काफ़ी सारी जगह टी प्लांटेशन के पास में ना टी फैक्ट्री भी होती है, तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस वगैरह आपको समझाते भी हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं मुन्नार गया था, वहाँ पे टी प्लांटेशन के नज़दीक में टी फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाई भी जाती थी। तो वहाँ पे आपको जानने को मिलता है कि हाँ भाई चाय कैसे बनती है इन पत्तों से। बाकी यहाँ तो ऐसी कोई टी फैक्ट्री मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक आउटलेट मौजूद है हिमालयन ब्रू के नाम से, तो वहाँ पे आप चाय वगैरह खरीद के लेके भी जा सकते हो, चाय वगैरह वहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो टी गार्डन्स के बाद आप धर्मशाला मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ आप देख सकते हैं कांगड़ा रीजन के डाइवर्स कल्चर और यहाँ की कुछ आर्ट्स को। बाकी हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये क्लोज हो चुका होता है, तो यहाँ विजिट करने से पहले टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें। कांगड़ा म्यूजियम से थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी मौजूद है, जहाँ से धर्मशाला शहर के नजारे काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो यहाँ खड़े होकर कुछ देर आप धर्मशाला के इन खूबसूरत नजारों को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं मैक्सिमस मॉल की ओर, जहां से दिल्ली की ओवरनाइट वॉल्वो बस लेके हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। ऑलराइट गाइस, धर्मशाला और मैक्लोडगंज का ये ट्रिप होता है समाप्त, क्योंकि मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने स्वीट होम यानी कि न्यू दिल्ली में। बाकी बात करें इस पूरे ट्रिप के बजट की, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये ट्रिप हमने बुक करी थी डी एडवेंचर ट्रैवल कंपनी के थ्रू, जिनके ओनर है अंशु भाई। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्यून ट्रैक के लिए इंटरेस्टेड हैं, ट्यून टॉप पे जाके आप कैंपिंग करना चाहते हैं, तो भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्यून की ट्रैकिंग वगैरह भी वो करवाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।